हेलो फ्रेंड्स, इतिहास की व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण पर आपसे चर्चा करने चल रहे हैं, जो मुगल इतिहास का एक ऐसा विषय है जो प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं या विश्वविद्यालयी परीक्षाएं जो हैं उनमें पूछा जाता है कि नूरजहाँ का गुट क्या था या नूरजहाँ जुंटा क्या था। नूरजहाँ के बारे में, और नूरजहाँ एक शक्तिशाली एक शासिका जैसे उसने अपना व्यवहार मुगल साम्राज्य के दौरान किया, तो वो कौन सी ऐसी शक्तियां थी जिन्होंने मुगल साम्राज्य में नूरजहाँ के गुट का दबदबा स्थापित कर दिया। तो नूरजहाँ जुंटा और नूरजहाँ के प्रारंभिक इतिहास, इन दोनों बिंदुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करने चल रहे हैं। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नूरजहाँ थी कौन। नूरजहाँ जिसको हम कहते हैं मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी थी। मुगल बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की ये 20वीं पत्नी। नूरजहाँ का आरंभिक इतिहास इस तरह से प्रारंभ होता है। नूरजहाँ के पिता मिर्जा गयास बेग फारस के रहने वाले थे। नूरजहाँ के जो पिता थे मिर्जा गयास बेग, और ये कहाँ के रहने वाले थे? फारस के। इसकी मां का नाम था अस्मत बेगम, और भाई अबुल हसन आसफ खां, ये इसका भाई था। तो मिर्जा गयास बेग फारस के रहने वाले थे, लेकिन इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो इनके पिता के बाद बिगड़ गई। यद्यपि इनके पिता उस समय फारस के मंत्री थे, लेकिन जब इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई तो ये अपने परिवार सहित भारत में मुगल साम्राज्य में अपने अवसर की तलाश में निकल पड़े। और जिस कारवां के साथ चल रहे थे, उस कारवां के साथ चलने के दौरान ही इनकी जो बीवी थी अस्मत बेगम, वो गर्भ से थी। रास्ते में ही 1577 में कांधार में बच्ची का जन्म हुआ, लड़की का जन्म हुआ, जिसको कि बाद में मेहरुन्निसा के नाम से जाना गया, और बाद में उसको नूरजहाँ या नूरमहल की उपाधि दी गई। तो मेहरुन्निसा के नाम से इस लड़की को जाना गया। तो जन्म कहाँ हुआ? कांधार में। पिता रास्ते में थे, बच्ची का जन्म हो गया, इनको परेशानियां थी। ऐसी स्थिति में जो कारवां का एक सदस्य था और व्यापारी था मलिक मसूद, उसने मिर्जा गयास बेग की सहायता की। मलिक मसूद ये प्रमुख व्यापारी था। ये अपने साथ मिर्जा गयास बेग और उनके परिवार को दिल्ली लाया, और एक दिन अवसर पा करके उसने अकबर के दरबार में मिर्जा गयास बेग को प्रस्तुत भी किया और सिफारिश की कि इन्हें कोई सेवा का अवसर दिया जाए। मिर्जा गयास बेग के अंदर योग्यता थी, और मलिक मसूद की सिफारिश अकबर ने इनको दरबार में पद दे दिया। और अपनी योग्यताओं से मिर्जा गयास बेग धीरे धीरे प्रगति करते चले गए। मिर्जा गयास बेग की पत्नी अस्मत बेगम फारसी की बहुत अच्छी जानकार थी। मिर्जा गयास बेग की पत्नी अस्मत बेगम और भी कई गुणों की जानकार थी। मिर्जा गयास बेग की पत्नी अस्मत बेगम वो लेडी थी जिन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की कला का विकास किया था। तो बहुत कुशल कविताएं लिखने वाली, कई फनों में माहिर ऐसी महिला थी अस्मत बेगम। तो इनका भी मान सम्मान मुगल हरम में था। मेहरुन्निसा धीरे धीरे वहीं हरम में बड़ी होने लगी, और इस तरह मिर्जा गयास बेग का परिवार आगरे में धीरे धीरे एडजस्ट हो गया, सेटल्ड हो गया, और मुगल दरबार में धीरे धीरे उसको शोहरत और ऊंचाइयां मिलने लगी। मिर्जा गयास बेग अकबर के बड़े विश्वस्त थे। फारसी के अच्छे जानकार होने के कारण
अकबर इनकी बड़ी इज्जत भी करता था। 1595 में जब पश्चिम का क्षेत्र डिस्टर्ब था, वहाँ पर विद्रोह हो रहे थे, तो मिर्ज़ा गयास बेग अकबर के साथ वहाँ भी गए और इनको काबुल का गवर्नर बनाया गया। मिर्ज़ा गयास बेग को 1595 में काबुल का गवर्नर बनाया गया। एक सामान्य पद से काबुल के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने अपनी प्रगति प्राप्त कर ली। बाद में इनको आगरे में दीवाने बयूतात ये होता है कि जहाँ शाही दरबार के लिए, शाही हरम के लिए जो वस्तुएं बनती थी, उस कारखाना का विभागाध्यक्ष, तो एक प्रकार से ये शाही कारखाने के अधीक्षक के पद के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी। तो दीवाने बयूतात के रूप में भी ये रहे। धीरे धीरे जो इनका परिवार था, आगरा में मुग़ल दरबार और मुग़ल हरम के साथ पल बढ़ रहा था। मेहरुन्निसा बड़ी होती गई और मेहरुन्निसा का विवाह 17 वर्ष की अवस्था में एक ईरानी युवक अली कुली खां के साथ हुआ। मेहरुन्निसा का विवाह अली कुली खां के साथ हो गया, जो एक ईरानी युवक था और बहुत बहादुर था। अली कुली खां और मेहरुन्निसा का जो विवाह हुआ था वो 1595 CE में, 1595 CE में हुआ था। अली कुली खां के साथ मेहरुन्निसा अपने वैवाहिक जीवन के साथ आगे बढ़ने लगी। अली कुली खां बहादुर तो था ही, अकबर के समय में उसने सेवाएं दी। बाद में जब जहांगीर सिंहासन पर बैठा तो उसने भी अली कुली खां को अपने निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में रखा और कहते हैं कि अली कुली खां ने शिकार के दौरान एक शेर को मार करके जहांगीर की जान बचाई, तो इसलिए इसको शेर अफगन की उपाधि दी गई। शेर अफगन इसका टाइटल था। किसने दी ये उपाधि? जहांगीर ने। जहांगीर ने इसे शेर अकबर की उपाधि दी। इसकी योग्यता की वजह से ही जहांगीर ने 1605 में जब वो सिंहासन पर बैठा तो उसने बंगाल में बर्धमान की जागीर शेर अफगन को दी और इसको बर्धमान भेज दिया। तो 1605 में बर्धमान की जागीर इसको दी गई और इसे बंगाल भेज दिया गया। मेहरुन्निसा को तब तक एक लड़की भी पैदा हो चुकी थी जिसका नाम था लाडली बेगम। तो मेहरुन्निसा की पुत्री लाडली बेगम के साथ शेर अफगन मेहरुन्निसा को लेकर के बंगाल चला गया। लेकिन परिस्थितियां बदली। 1607 में अली कुली खां के ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा और जहांगीर ने बंगाल के शासक कुतुबुद्दीन को शेर अफगन को दरबार में उपस्थित करने का आदेश दिया। बंगाल के शासक कुतुबुद्दीन ने अपने सैनिकों के साथ शेर अफगन को घेर लिया। शेर अफगन ने इसको अपना अपमान समझा और उसने कुतुबुद्दीन के ऊपर आक्रमण कर दिया। कुतुबुद्दीन के ऊपर अपने कटार से वार कर दिया। ऐसी स्थिति में उसके सैनिक शेर अफगन पर टूट पड़े और शेर अफगन की हत्या हो गई। तो 1607 में शेर अफगन की हत्या कर दी गई। ऐसी स्थिति में मेहरुन्निसा, उसकी पुत्री लाडली बेगम, इनको आगरा लाया गया। मेहरुन्निसा और लाडली बेगम आगरा आ गई और आगरा में जो हरम था, जो मुग़ल हरम था, वहाँ पर सलीमा बेगम जो अकबर की पत्नी थी, उनकी मुख्य परिचारिका के रूप में मेहरुन्निसा को रखा गया। तो मेहरुन्निसा अब परिचारिका के रूप में हो गई और वो परिचारिका बनी किसकी? बेगम सलीमा की। ये वही सलीमा बेगम है जो अकबर के समय बहुत महत्वपूर्ण बेगम में से थी। जहांगीर ने जब विद्रोह किया था तो उस विद्रोह को सुलझाने में, पिता और पुत्र के बीच मतभेद को समाप्त करने में इस सलीमा बेगम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। तो मेहरुन्निसा सलीमा बेगम की परिचारिका बन गई।
1607 में वो मुग़ल हरम में आ गई और अपनी पुत्री लाडी बेगम के साथ हरम में ही रहने लगी। 1611 ईस्वी में कहते हैं कि नौरोज़ का त्यौहार था और उस त्यौहार में जहांगीर की निगाह मेहरुन्निसा पर पड़ी। मेहरुन्निसा बहुत अद्वितीय सुंदरी थी, बहुत खूबसूरत महिला थी, गुणों से भी संपन्न थी। जहांगीर ने मेहरुन्निसा के साथ विवाह की इच्छा जताई और इस विवाह को कराने में भी भूमिका थी सलीमा बेगम की। तो सलीमा बेगम के मध्यस्थता की वजह से जहांगीर और मेहरुन्निसा का विवाह 1611 में संपन्न हुआ। 11 में जहांगीर और मेहरुन्निसा का विवाह हो गया और जिस समय विवाह हुआ उस समय जहांगीर की उम्र थी 42 ईयर्स और उसकी पत्नी मेहरुन्निसा वो थी 34 ईयर्स। ओके, दोनों लोग जवानी की दहलीज को पार करने वाले थे, लेकिन इस समय इनका विवाह हुआ। नूरजहां बहुत खूबसूरत, साथ ही साथ बहुत अच्छी राजनीतिक, बहुत सोच समझ वाली, बहुत बुद्धिमान महिला और कई गुणों से संपन्न थी। जहांगीर ने इसके इन गुणों से प्रभावित होकर के इसे नूरजहां और नूरमहल की उपाधि दी। दो उपाधियां, नूरजहां और नूरमहल। नूरजहां का अर्थ होता है संसार की रोशनी, ये उपाधि। और 1613 ईस्वी में जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि देते हुए इसे मुख्य बादशाह बेगम का टाइटल दे दिया। इस प्रकार नूरजहां अब पूरी प्रभाव में आ चुकी थी। जहांगीर को शराबखोरी की लत थी। जहांगीर प्रायः शराब का सेवन करता था और नशे में मस्त रहता था। राज्य के कार्य में धीरे धीरे उसकी शिथिलता बढ़ती जा रही थी और ऐसी स्थिति में नूरजहां ने अब अपना प्रभाव बढ़ाना चालू कर दिया। जब नूरजहां बादशाह बेगम बन गई तो नूरजहां ने अपने जो रिश्तेदार थे उन सबको दरबार के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। पिता मिर्जा गयास बेग, जो पहले काबुल के गवर्नर और दीवाने वयूतात थे, अब इनको उपाधि दी गई एतमाउद्दौला की और इनको दीवान बना दिया गया। ये दीवान का पद प्राप्त कर लिए। दीवान होता है वित्त मंत्री। राज्य के समस्त आय व्यय का जो नियंत्रण था मिर्जा गयास बेग के हाथों में आ गया और इनको उपाधि दी गई एतमाउद्दौला। तो मिर्जा गयास बेग नूरजहां के मुख्य सहयोगी हो गए। मां असमत बेगम से मशवरा लिया करती थी नूरजहां। तो तीसरी सदस्य जो नूरजहां के गुट की थी वो मां असमत बेगम थी और भाई आसफ खां, अबुल हसन आसफ खां। ये पांचवा जो नूरजहां गुट का शक्तिशाली मेंबर था वो था जहांगीर का बेटा खुर्रम, जिसको बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया। तो खुर्रम। तो नूरजहां के गुट में ये 5 मुख्य सदस्य थे। नूरजहां स्वयं, पिता मिर्जा गयास बेग जिनको एतमाउद्दौला की उपाधि दी गई, मां असमत बेगम, भाई आसफ खां और राजकुमार खुर्रम जिनको कि शाहजहां के नाम से जाना गया। इन 5 लोगों की मंत्रणा से ही 1613 से लेकर के 1620 तक का जो शासन है वो नूरजहां ने अपने मन से, अपनी इच्छा के अनुसार चलाया। जहांगीर नाम मात्र का शासक था। नूरजहां दरबार में भी बैठती थी। नूरजहां के नाम से आदेश जारी होते थे, जो राजाज्ञाएं जारी होती थी उसमें जहांगीर की मोहर लगती थी, साथ साथ नूरजहां की भी मोहर लगती थी। यहाँ तक कि जो सिक्के डाले गए उन सिक्कों पर एक ओर जहांगीर की और दूसरी ओर नूरजहां की फोटो छपती थी। तो इस तरह नूरजहां पूरी शक्ति में आ गई। शासक के साथ दरबार में बैठना, गैलरी में आना और कई आदेशों को पारित करवाने में नूरजहां की भूमिका थी। नूरजहां ने अपने जितने विरोधी थे उन विरोधियों का सफाया कर दिया और समस्त निर्णय इन 5 लोगों की एक समिति, इन 5 लोगों का एक गुट
लिया करता था। इसीलिए इस काल को नूरजहां जुंटा काल कहा गया कि जितने भी निर्णय होते थे ये 5 लोग मिलकर। नूरजहां जब पावर में आई तो उन्होंने सबसे पहला आदेश क्या जारी किया, जो कर्मचारी थे उनको जो जागीरें दी गई थी उन जागीरों की सुरक्षा से संबंधित पहला आदेश था। और उसके बाद तो नूरजहां धीरे धीरे शक्तिशाली होती गई, सारी शक्तियां उसने अपने हाथ में ले ली और जहांगीर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शराब पीने की वजह से वो धीरे धीरे शिथिल होता चला गया। नूरजहां चूंकि बहुत बुद्धिमान, राजनीतिक बहुत गुणों से संपन्न थी, साथ साथ उदार मना भी थी। कई बार उसने प्रजा के लोगों में चांदी के सिक्के बंटवाए, गरीब असहायों की मदद की, यहाँ तक कि जो ऐसी अनाथ बेटियां थी उन बेटियों की शादी के लिए भी उसने उचित व्यवस्था की। तो नूरजहां एक ऐसी महिला थी जिसमें कई स्त्रीयोचित गुण थे। नूरजहां बहुत ही उदार, साथ साथ अपनी माँ अस्मत बेगम से उसने जो फारसी का ज्ञान सीखा था, कविता लेखन में भी बहुत प्रवीण थी। तो इस प्रकार की एक ऐसी महिला जो स्त्रीयोचित गुणों के साथ साथ राजनीतिक भी थी और वो एक प्रकार से शासन को संचालित कर रही थी। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से नूरजहां का जो जुंटा था इसमें फूट पड़ गई। वो कैसे हुआ, उसके लिए भी कहीं ना कहीं नूरजहां जिम्मेदार थी। अब जरा उस घटनाक्रम को समझने की कोशिश करिए। देखिए, इतिहास को आप समझेंगे तो बहुत ही रोचक लगेगा और वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, उसे रटने की आवश्यकता नहीं। मैंने बताया था कि नूरजहां को एक पुत्री थी, लाडली बेगम। ये लाडली बेगम जहांगीर से उत्पन्न नहीं थी। ओके, नूरजहां को जो लाडली बेगम संतान थी ये उसके पहले पति अली कुली खां से थी। ये लाडली बेगम अली कुली खां की पुत्री थी। ओके, नूरजहां के जुंटा में 5वां सदस्य मैंने बताया था खुर्रम, जिसको बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया। ये राजकुमार था और ये गद्दी का उत्तराधिकारी था। तो शुरू में नूरजहां भी चाहती थी कि खुर्रम को उत्तराधिकारी बनाया जाए, लेकिन जब लाडली बेगम का विवाह शहरयार से हो गया, शहरयार एक ईरानी युवक था, लाडली बेगम का विवाह शहरयार के साथ हो जाने के बाद नूरजहां की निष्ठा अपने दामाद के प्रति हो गई और वो खुर्रम से दूर होने लगी और इसलिए धीरे धीरे खुर्रम और नूरजहां के बीच दूरियां बढ़ने लगी। और दूसरी तरफ जरा और सिचुएशन देखिए आप, खुर्रम का विवाह नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हो गई। तो अर्जुमंद बानो बेगम ये आसफ खां की पुत्री थी, नूरजहां के भाई की पुत्री थी, जिसको बाद में मुमताज महल के नाम से जाना गया। तो नूरजहां की बेटी लाडली बेगम जो शहरयार से ब्याही थी, दूसरी ओर खुर्रम का विवाह अर्जुन बानो बेगम से हो गया जो नूरजहां के भाई की पुत्री थी। अब इन दोनों को लेकर के संघर्ष चालू हो गया। आसफ खां अपने दामाद खुर्रम को गद्दी का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, नूरजहां अपने दामाद शहरयार को गद्दी की उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। इसी बात को लेकर के जो नूरजहां का जुंटा था उसमें धीरे धीरे फूट पड़ने लगी। नूरजहां एक तरफ हो गई, आसफ खां खुर्रम के साथ अलग हो गया। तो इस प्रकार धीरे धीरे फूट बढ़ने लगी और खुर्रम तथा नूरजहां के बीच दूरियां इतनी बढ़ी कि खुर्रम को विद्रोह के लिए आमादा होना पड़ा। खुर्रम ने विद्रोह कर दिया। नूरजहां ने खुर्रम के विरुद्ध जहांगीर के कान भरना चालू कर दिया। खुर्रम को काबुल जाने का आदेश दिया गया जहांगीर के द्वारा, लेकिन खुर्रम ने उसको डिनाई कर दिया, उसको इनकार कर दिया। नूरजहां ने खुर्रम के कद को कम करने के लिए, खुर्रम के अधिकार को कम करने के लिए जो धौलपुर की जागीर थी शहरयार को दिला दी और शहरयार को कांधार अभियान के लिए भी भेज दिया, लेकिन शहरयार को उसमें सफलता नहीं मिली। अब दरबार में 2 गुट हो गए, एक गुट नूरजहां और उसके पिता गयास बेग, दूसरा गुट खुर्रम और आसफ खां का। नूरजहां जुंटा टूट गया।
नूरजहां ने और भी भूलें की। नूरजहां की भूल की वजह से जो नूरजहां का गुट था वो तो विभाजित हुआ ही। नूरजहां के अंदर अपने पद की प्रतिष्ठा और अपने पद की शक्ति को दिखाने का भी एक प्रलोभन था, और इसकी वजह से जहां खुर्रम ने विद्रोह किया वहीं महावत खां जो विश्वस्त सेनापति था जहांगीर का, उसको भी विद्रोह करना पड़ा। तो खुर्रम का विद्रोह, महावत खां का विद्रोह, ये ऐसे विद्रोह थे जो जहांगीर के अंतिम दिनों में मुगल साम्राज्य में बहुत बड़ा नुकसान करने वाले थे। शहरयार को पकड़ा गया, शहरयार को अंधा कर दिया गया। नूरजहां और जहांगीर को भी खुद महावत खां ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में जैसे तैसे नूरजहां कैद से आज़ाद हुई और अपने पति को भी आज़ाद कराने में सफल हुई। नूरजहां के अंदर एक ज़बरदस्त राजनीतिक के गुण के साथ साथ वीरोचित गुण भी थे। उसने अपनी सेना का नेतृत्व भी किया और अपने पति को उस कैद से उसने छुड़ाया भी। लेकिन अब गुट कमज़ोर हो चुका था। आसफ खां और खुर्रम अलग हो चुके थे। आसफ खां अपने दामाद खुर्रम को बादशाह बनाने की फिक्र में था और वो सफल भी हो गया। नूरजहां का गुट कमज़ोर होता जा रहा था। जहांगीर का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था और अंत में जहांगीर की श्रीनगर दौरे के दौरान मृत्यु भी हो गई। ऐसी स्थिति में नूरजहां का जो प्रभाव था पूरी तरह से समाप्त हो गया। जनवरी 1628 में खुर्रम जो था बादशाह बन गया और उसका जो ससुर था आसफ खां वो मुख्य भूमिका में आ गया। तो इस प्रकार नूरजहां का जुंटा जो था वो समाप्त हो गया। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, चैनल को लाइक था सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।